नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आज महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है और इस मौके पर महाराष्ट्र की तमाम पार्टियां एक दूसरे पर हमले करने में लगी हुई हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने औरंगाबाद में रैली की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर हमले उन्होंने किए। कहा लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है उसे महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश की तरह उससे क्यों नहीं निपटा जा रहा। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा अचानक नहीं आया, मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरेगा तो उनके सामने हम लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये उन्होंने फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर लाउडस्पीकर उतर सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मंदिर से लाउडस्पीकर उतरता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मस्जिद से भी लाउडस्पीकर जरूर उतरना चाहिए। उद्धव ठाकरे को घेरते हुए राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र आज गड्ढे में जा रहा है। महाराष्ट्र की क्या हालत करके रख दी है इन्होंने। महाराष्ट्र के मंत्री गालियां देते हैं, मुद्दों पर बोलने को तैयार नहीं होते। मेरे दो भाषण क्या हो गए, आप लोग तड़पने लगे। तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा कि मराठी के बाद अब हिंदुत्व का खेल अस्तित्व बचाने के लिए खेला जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह हैं। सुनील, औरंगाबाद की रैली जो राज ठाकरे की हुई, इसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, शरद पवार पर निशाना साधा। उधर देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में रैली की, उन्होंने भी उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे को निशाने पर ले रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थापना दिवस के दिन आज खूब राजनीति हो रही है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में स्थापना दिवस राज्य के खूब राजनीति हो रही है और तीनों ही दलों के नेता एक दूसरे को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और खास करके बीजेपी और एमएनएस के निशाने पर कोई है तो शिवसेना है और उसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है सुशील जी, वो यह है कि औरंगाबाद में राज ठाकरे ने फिर से वो बात दोहराई है। अल्टीमेटम जो उन्होंने 3 मई को दिया था उसको दोहराया है और इस बार सिर्फ बात उन्होंने राज्य में नहीं की है बल्कि पूरे देश की जनता से अपील उन्होंने कर दी कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरता है तो आप उसके सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़िए। हालांकि एक बात उन्होंने कही कि पुलिस से परमिशन लेकर पढ़िए। अब ये अलग बात है कि पुलिस से परमिशन कैसे मिलेगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हो देखा जाएगा, अब नहीं तो कभी नहीं। यानी अब ये मुद्दा इस तरह उठ चुका है और इतनी चर्चा हो चुकी है कि इस बार अगर सामने से इस बार अगर पीछे हटेंगे तो फिर कभी इस मुद्दे को फिर से उठा नहीं पाएंगे, उनका कहना है। हालांकि उन्होंने ये भी सफाई दी कि मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कोई मुद्दा धार्मिक नहीं है बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। लोगों को आवाज से परेशानी होती है और ये बात भी उन्होंने दोहराई क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में ही आज उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरेंगे तो फिर साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा की काकड़ आरती कैसे होगी, वो तो सुबह 5 बजे होती है। तो शायद इसी बात को पकड़ते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर मंदिरों से भी उतरता है लाउडस्पीकर तो कोई बात नहीं, लेकिन मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरना चाहिए। बड़ी बात यह है कि 16 जो शर्तें उनके इस आयोजन के लिए दी गई थी, उन शर्तों में यह भी था कि वो भड़काऊ भाषण नहीं करेंगे। लेकिन अंत में भले पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया, उसके बाद शरद पवार को निशाने पर लिया कि किस तरह से वो जाति भेद करते हैं और फिर अंत में वो अपने मुद्दे पर आ गए, जिसके लिए कि उनकी जो पहली 2 सभाएं वो चर्चित में थी और जिसके लिए लोग नजरें गड़ाए हुए थे कि इस मुद्दे पर आखिर राज ठाकरे क्या बोलते हैं। तो राज ठाकरे ने आखिर में जाते जाते वही मुद्दा उठाया लाउडस्पीकर का मस्जिदों पर से, और फिर से एक बार राग लपा है कि मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर नहीं उतरता है तो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज तारीख 1 है, कल 2 है, 3 को रमजान ईद है, तो 3 को हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 4 तारीख से हम रुकेंगे नहीं। यानी कानून व्यवस्था के बिगड़ने की जो एक चिंता सी बात है उसको लेकर कहीं न कहीं सवाल पैदा हुआ है और वो स्थिति चिंताजनक हो सकती है अगर जिस तरह से उन्होंने सबको, पूरे देश की जनता को आह्वान किया है। तो सिर्फ समस्या महाराष्ट्र में नहीं होगी बल्कि पूरे देश में इस तरह की समस्या हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर उत्तर प्रदेश में उतर सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। यानी साफ तौर पर उनका निशाना था कि जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो शिवसेना पार्टी से हैं, जो कि हिंदुत्व विचारधारा की है, लेकिन वो जो महाविकास आघाड़ी के साथ कांग्रेस और एनसीपी के साथ कर रही है तो वो कहीं न कहीं अपने हिंदुत्व से पीछे हट रही है। यानी जो स्पेस बना है उसको लाने, अपने पास खींचने की राज ठाकरे ने भरपूर कोशिश की है यहाँ पे। जी शुक्रिया सुनील जी इस पूरी जानकारी के लिए। और इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर हमला किया था। लोकसत्ता अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मराठी के बाद अब हिंदुत्व का खेल चल रहा है, हमें ऐसे खेल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसे भोंपू वाले खूब देखे हैं। भोंपू वाले से सीधा निशाना उनका राज ठाकरे पर है। उन्होंने कहा कि ये जन्म से ही अलग अलग झंडे लेकर चलते हैं, झंडे को इतनी बार क्यों बदलना पड़ता है। अस्तित्व बचाने के लिए ऐसा ड्रामा हो रहा है। हमें हिंदुत्व का डंका बजाने की जरूरत नहीं, हमारी तुलना हमारे काम से कीजिए।
ये उद्धव ठाकरे ने कहा। उद्धव ठाकरे ने अपने इसी इंटरव्यू में केंद्र की मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर बोलते हुए कहा कि वो किसी एक दल के नहीं, यानी प्रधानमंत्री किसी एक दल के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जहां उनसे देश के दुश्मनों से लड़ने की उम्मीद की जाती है, वहां वो अपनी पार्टी के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। दूसरी पार्टियों के पीछे ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय लगाने के बजाय हिम्मत है तो एक बार चीन से मुकाबला करके दिखाएं, ये उद्धव ठाकरे ने लोकसत्ता को दिए अपने इंटरव्यू में कहा। और देवेंद्र फडणवीस भी काफी हमलावर हैं, वो भी उद्धव ठाकरे सरकार को घेर रहे हैं। बीएमसी चुनाव होने में अभी देर है, लेकिन बीजेपी की तैयारी उसे देखते हुए भी शुरू हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने आज एक रैली की, उसका नाम बूस्टर डोज रैली उन्होंने रखा और उसमें उद्धव सरकार को घेरा। कहा कि महाराष्ट्र में आज लोड शेडिंग हो रही है, यानी बिजली कटौती हो रही है, हालात बहुत खराब है। महाराष्ट्र सरकार को शराब पीने वालों की चिंता है। विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी कम की गई, लेकिन पेट्रोल पर नहीं की गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं और दो मंत्री सरकार के जेल में हैं। और देश के राजनीतिक फलक पर जो एक और पार्टी बड़ी तेजी से उभर रही है वो आम आदमी पार्टी है। पंजाब में सरकार उसने बना ली है और अब आम आदमी पार्टी के निशाने पर हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश। आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के भरूच पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय नेता छोटू वसावा से भी मुलाकात की। एक रैली में उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को घेरा। कहा कि ये पार्टियां अमीरों को ही अमीर बनाएंगी, जनता हमें एक बार मौका दे, हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे। तो केजरीवाल भी दावे करने में किसी से पीछे नहीं रहते। गुजरात चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भरूच में रैली की। इसे आदिवासी संकल्प महासम्मेलन नाम दिया गया। सहयोगी दल भारतीय ट्राइबल पार्टी के अध्यक्ष छोटू वसावा और महेश वसावा भी रैली में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल की नजर गुजरात के 15% आदिवासियों पर है, जो 182 में 27 सीटों पर पकड़ रखते हैं। पंजाब चुनाव जीतने के बाद ये हमारी पहली रैली है। इसके पहले एक हमने रोड शो किया था अहमदाबाद में, पर जनसभा पब्लिक रैली पहली रैली है और वो पहली रैली हम आदिवासी इलाके के अंदर कर रहे हैं। आदिवासियों के साथ घोर अन्याय हुआ। पहले अंग्रेजों ने चूसा, उसके बाद हमारे अपने लोगों ने शोषित किया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पे आप लोगों को विस्थापित किया गया। आज भी एक आदिवासी अपनी 2 जून की रोटी खाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए तरसता रहता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोध नहीं करते, लेकिन आदिवासियों से जमीन उसे बनाने के लिए ली गई। नर्मदा नहर बनाई गई, लेकिन आदिवासियों को पीने का पानी नहीं मिलता। मैं गुजरात के आदिवासियों से अपील करता हूं कि केजरीवाल को सत्ता में लाए। वो स्वास्थ्य शिक्षा पर यहाँ वैसे ही काम करेंगे जैसा उन्होंने दिल्ली में किया है। आदिवासियों ने एक पण टीपू पानी मिलतो नहीं। 2017 में 27 आदिवासी बहुल सीटों में 15 पर कांग्रेस और 9 पर बीजेपी जीती। 2017 में आम आदमी पार्टी गुजरात में एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के सभी 29 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन 2021 में स्थानीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में सभी 182 सीटों पर लड़ने की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल और पंजाब में हाल में बनी सरकार के मॉडल की बात की, साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री को भी चुनौती दी। पहले यही हाल था। ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी। जब तक इन पार्टियों की सत्ता, ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी। लेकिन मैं आपको कहने वाला हूं, हमें एक मौका दे दो, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, आपको। गुजरात में 1995 से बीजेपी की सरकार है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि अगर वो बीजेपी को नहीं भी हरा पाती है तो वो कांग्रेस को नंबर 2 की उसकी पोजीशन से हटाकर खुद के लिए जगह बना सके।
नई दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना की दूसरी लहर ठीक 1 साल पहले शुरू हुई थी और सैकड़ों परिवारों के जख्म जो उस समय उन्हें मिले वो अब भी हरे हैं। राजस्थान में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ऐसे 700 बच्चे अनाथ हुए हैं जिनके माता पिता की मौत कोरोना की वजह से हुई। 600 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माँ पिता में से किसी एक को खो दिया। जो घर का बड़ा बच्चा है अब उसे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए आगे आना पड़ रहा है और ऐसे में ही जरूरत होती है पूरे समाज की। राजस्थान में बूंदी के दलेलपुर गांव में जिंदगी उन बच्चों के लिए अब कभी पहली जैसे नहीं होगी जिन्होंने पिछले साल कोरोना में अपनी मां राम प्यारी को खो दिया। बच्चों के पिता की 2015 में ही कैंसर से मौत हो चुकी है। राम प्यारी परिवार में अकेले कमाने वाली थी। उनकी मौत के बाद अब परिवार की जिम्मेदारी उनके 24 साल के बेटे दुर्गालाल पर आ गई है, जो मजदूरी करके अपने भाई बहन का खर्चा चला रहा है। 2015 में सर हमारा पापा एक्सपायर हुआ जब वहाँ को वो ब्लड कैंसर की बीमारी जी सर, जो उस टाइम पे हमारी मम्मी ने 2.5 लाख रुपया लिया था और मिलर लिया था, मतलब उधार ही लिया था वो सर। जो वो हमारी मम्मी मजदूरी करे जी सर, मजदूरी करता कभी बीमार रहे जी कभी न रहे जी, अच्छा चलता ये 2021 में कोरोना आई जी हमारी मम्मी की डेथ होगी जी के बाद में 2 बाण भाई जी, दोनों बाण भाई की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही सर। मजदूरी करिए पेट पालन कर रही सर। परिवार का कहना है कि सरकार से इस साल फरवरी में 30,000 रुपए की मदद मिली है, लेकिन परिवार की सबसे बड़ी चिंता कर्ज है जो पिता के इलाज के लिए 2015 में लिया गया था। इन्होंने पिछले साल मई में मां के इलाज के लिए भी कर्ज लिया। अब कुल कर्ज 4 लाख रुपए का हो गया है जो इनके लिए चुकाना लगभग नामुमकिन है। 2021 में कोरोना के तहत मम्मी की मृत्यु हो गई, तो मम्मी की मृत्यु होने के बाद जो गांव वाले थे उन्होंने सहयोग किया, जो भी उनसे सहयोग हुआ, जो सहयोग किया, और उसके बाद सरकार से अभी तक जो इनको सहायता मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिली। आरती और उसके 10 साल के भाई के सपने हैं और वो उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत देखकर उन्हें भरोसा नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे। मेरे खेलने की बहुत इच्छा है, भाग लेने की खेल कूद में। मैं राज्य स्तर पे भी गई हूँ खेलने और आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि मम्मी की 2021 में डेथ हो गई थी, पापा की 2015 में हो गई थी, इसलिए भैया मजदूरी का काम करते हैं। सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए 2,500 रुपए प्रति महीने की आर्थिक मदद की बात कही थी, लेकिन इन परिवारों के लिए उसे हासिल करना आसान नहीं है। भले ही महामारी खत्म हो गई हो, लेकिन इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गई है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।